हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम बात करेंगे अपने केमिकल पैरामीटर के लास्ट पार्ट की, और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अपने कुछ रिमेनिंग बचे हुए केमिकल पैरामीटर्स की। तो आइए जानते हैं ये कौन कौन से आपके पास केमिकल पैरामीटर्स है। पहला रहता है आपका क्लोराइड कंटेंट। तो कहीं ना कहीं क्लोराइड कंटेंट भी आपके लिए कुछ ना कुछ इंपैक्ट्स क्रिएट करता है, तभी आपको यहां पे पढ़ना पड़ रहा है। क्लोराइड कंटेंट, नाइट्रोजन कंटेंट, सल्फेट कंटेंट, फॉस्फेट कंटेंट, फ्लोराइड कंटेंट, डिसॉल्व गैसेस, मेटल एंड ऑर्गेनिक मैटर। क्लियर है? तो आइए इनको अब वन बाय वन हम यहां पे स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला आपका रहता है क्लोराइड कंटेंट। अगर हम क्लोराइड कंटेंट के सोर्स की बात करते हैं तो सर इसके सोर्सेस क्या हो सकते हैं? इसका सोर्सेस पहला हो सकता है नेचुरल मिनरल्स इन डिपॉजिट, कि जो भी आपके नेचुरल मिनरल्स होते हैं उनकी वजह से भी आपका क्लोराइड कंटेंट आ सकता है। दूसरा हो सकता है पॉल्यूशन फ्रॉम द सी वाटर, कि जब आपके सी वाटर में पॉल्यूशन होता है तो उसमें भी आपके कहीं ना कहीं क्लोराइड के कंटेंट प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर डिस्चार्ज, एग्रीकल्चर डिस्चार्ज में भी आपके कोई ना कोई क्लोराइड कंटेंट मिलते हैं। और लास्ट है डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इट इज आल्सो ए क्लोराइड कंटेंट इन द प्रेजेंस। उसके बाद क्या है, इसका ज्यादा इफेक्ट देखने को हमें नहीं मिलता है, बट आपको बस इतना ही याद रखना कि इट गिव्स नोटिसेबल टेस्ट इन वाटर। क्लियर है? उसके बाद सर इसका मेजरमेंट काम का है कि सर इसकी मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। इसको मेजर किया जाता है मोहर्स मेथड से। आपसे पूछा जाएगा, इंटरव्यू में भी ये काफी बारी पूछा गया है कि क्लोराइड कंटेंट आपको किससे मेजर करते हैं। तो क्लोराइड कंटेंट को हम मेजर किया जाता है आपके मोहर्स मेथड्स ने। ठीक है, अब इसकी लिमिट्स क्या है? लिमिट्स ऑफ क्लोराइड कंटेंट। अगर हम इसकी दो लिमिट्स की बात करते हैं, एक है एक्सेप्टेबल लिमिट, दूसरी है कॉज फॉर रिजेक्शन लिमिट। अगर मैं एक्सेप्टेबल लिमिट की बात करता हूं तो 250 मिलीग्राम पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में 200 मिलीग्राम का अगर आपका क्लोराइड कंटेंट प्रेजेंट हुआ तो आपके लिए कोई भी हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर। बट अगर हम सीवेज वाटर की बात करते हैं तो यही क्लोराइड कंटेंट सीवेज वाटर का कितना होना चाहिए? 120 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। अगर आपके सीवेज वाटर में अगर कितना है 120 मिलीग्राम पर लीटर का क्लोराइड कंटेंट है तो आपके लिए वो हार्मफुल नहीं होगा। कॉज फॉर रिजेक्शन, कॉज फॉर रिजेक्शन क्या है आपके पास? 400 मिलीग्राम पर लीटर है। क्लियर है? ये जो मैंने सारी आपको ये वैल्यू बताई है अकॉर्डिंग टू आईएस कोड के मुताबिक है, और आईएस कोड आपको सभी को पता है कि आईएस कोड क्या है आपके पास 10,500 इज 2012 के कोड के मुताबिक मैंने आपको ये वैल्यूज बताई है। क्लियर है? अब देखते हैं हम आगे। अब आते हैं सर मोर्स मेथड्स के बारे में। कभी कभी पूछा जाता है कि मोर्स मेथड किस तरह से आपका वर्क करता है। इन दिस मेथड में, इस मेथड में क्या होता है देखिएगा, इन दिस मेथड कि जो भी आपका रॉ वाटर होता है, रॉ वाटर इज ट्रीटेड किसके साथ ट्रीट करते हैं? ट्रीटेड विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो इसको मैं लिख देता हूं यहां पे, ट्रीटेड विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ ट्रीट किया जाता है। तो ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है आपके पास? ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है आपके पास सिल्वर नाइट्रेट। क्या है? सिल्वर नाइट्रेट पूछा जाता है एग्जाम में। सिल्वर नाइट्रेट जिसका केमिकल फॉर्मूला है AgNO3। क्लियर है? एंड एज ए इंडिकेटर, और जो हम एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं, एंड एज ए इंडिकेटर भी हम यूज करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं, जिसका नाम है आपके पास दैट इज पोटाशियम क्रोमेट। ठीक है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। और पोटाशियम क्रोमेट क्या है आपके पास? दैट इज पोटाशियम, ठीक है, K2CrO4 दिस इज द। ठीक है, तो दो बातें आपने काफी याद रखनी है कि सर यहां पे कौन सा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, या अगर वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोला तो आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज होता है क्लोराइड कंटेंट के लिए
सिल्वर नाइट्रेट। अगर उसने इंडिकेटर पूछा तो इंडिकेटर यूज करते हैं हम पोटेशियम क्रोमेट, दैट इज K2CrO4। क्लियर है। अब क्वेश्चंस में ये चीज ध्यान रखना है कि सर ये पता कैसे चलेगा कि सर आपके वाटर में क्लोराइड कंटेंट प्रेजेंट है या क्लोराइड कंटेंट प्रेजेंट ही नहीं है। तो इसके लिए हम एक सॉल्यूशन लेते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं हम। यहाँ पे ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की बॉटल मैंने यहाँ पे रखी है और इसके ऊपर हम एक ये ब्यूरेट है मेरे पास, दैट इज ब्यूरेट। ठीक है। और ये आपके पास यहाँ पे स्टैंडर्ड ये रॉ वाटर का सैंपल है। कौन सा है? रॉ वाटर का सैंपल है। ठीक है। तो आप इसमें क्या करते हैं, आप इसमें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऐड करते हैं और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ साथ आप इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या ऐड करते हैं, पोटेशियम क्रोमेट भी ऐड करते हैं। अब देखिएगा सर, जब आप इसमें क्या ऐड करोगे, अब ये दोनों चीजें ऐड कर रहे हो, क्या ऐड कर रहे हो, एक आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डाला आपने, दैट इज सिल्वर, और एक आपने इंडिकेटर यूज किया। तो देखिएगा व्हेन क्लोराइड करंट प्रेजेंट इन वाटर, कि जब आपके वाटर में क्लोराइड कंटेंट प्रेजेंट होगा तो आपके पास सिल्वर नाइट्रेट क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा कि जब आपके पास सर सिल्वर नाइट्रेट क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके एक सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो जब सर वो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा तो इट इंडिकेट द कि उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें क्लोरीन प्रेजेंट है। अब अगर सर उसमें क्लोरीन प्रेजेंट ही नहीं हुआ तो सर वो किस तरह का कलर हमें फॉर्म करेगा, तो हमें और रेड ब्राउन के प्रेसिपिटेट बनाएगा। ठीक है। तो आपके पास Ag सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करेगा आपके पास किसके साथ, पोटेशियम क्रोमेट के साथ, और बनाएगा सिल्वर क्रोमेट। अगर आपका सिल्वर क्रोमेट बना जो किस कलर का होता है, रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर वहां पे क्लोराइड के कंटेंट प्रेजेंट ही नहीं है। सिंपल सा फंडा है कि सर जब आपके पास व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सर उसमें क्लोराइड के कंटेंट प्रेजेंट है। अगर सर वहां पे रेड ब्राउन का प्रेसिपिटेट बना तो आपको वहां पे पता लग जाएगा कि सर वहां पे आपका क्लोराइड कंटेंट प्रेजेंट ही नहीं है। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट आता है आपके पास फॉस्फेट कंटेंट। फॉस्फेट कंटेंट उतना आपके लिए मतलब नहीं है हार्मफुल, ठीक है, बट इसको पढ़ लेते हैं। बट ये कभी कभी जो भी आपकी एक्वेटिक लाइफ होती है उनकी ग्रोथ को हेल्प करता है और आपकी कॉज करता है यूट्रोफिकेशन को। तो देखते हैं क्या है। इट इज नॉट हार्मफुल फॉर द ह्यूमन हेल्थ, ये ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं है। इट फैसिलिटेट द रैपिड ग्रोथ ऑफ द एक्वेटिक लाइफ, ये क्या करता है, एक्वेटिक लाइफ की ग्रोथ को इंक्रीज कर देता है। एंड इट कॉज यूट्रोफिकेशन, और ये क्या कॉज करता है, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, यूट्रोफिकेशन होता है आपका ग्रीनरी का एडवांस हो जाना। ग्रीनरी का एडवांस हो जाना मींस ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स। क्लियर है। अब बात करते हैं हम सल्फेट कंटेंट्स की। सल्फेट कंटेंट्स वैसे तो ये हमारा हार्डनेस वाले चैप्टर्स में भी कंप्लीट करवाया है मैंने, बट यहां पे भी देख लेते हैं। हार्डनेस जब आपका मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके एक मैग्नीशियम सल्फेट बनाता है जो आपके लिए क्या रहता है, काफी हार्मफुल रहता है। इससे क्या होता है, इससे आपकी डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम हो सकती है, या हम कह सकते हैं इट लीड्स टू लेगेस्टेटिव इफेक्ट। इससे क्या हो सकता है, आपका लेगेस्टेटिव इफेक्ट हो सकता है। इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी होती है, 200 मिलीग्राम पर लीटर, एंड कॉज फॉर रिजेक्शन लिमिट कितनी होती है, 400 मिलीग्राम पर लीटर। या तो मिलीग्राम पर लीटर बोलूं मैं, या फिर मैं पीपीएम बोलूं, या मैं पीपीएम बोलूं। ठीक है। तो लेगेस्टेटिव इफेक्ट की जगह यहां पे ये भी हो सकता है सर, इट इज डाइजेशन प्रॉब्लम। डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है आपके पास, इंटेस्टाइन एक्सेट्रा। एक्सेट्रा। ठीक है। बट आपको यही देखने को मिलता है लेगेस्टेटिव इफेक्ट। क्लियर है। तो ये आपको फॉस्फेट कंटेंट भी क्लियर हो गया और सल्फेट कंटेंट भी आपका यहां पे कवर हो जाता है। आइए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कंटेंट की, दैट इज नाइट्रोजन कंटेंट। और ये नाइट्रोजन कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां से तो क्वेश्चन बनने के चांसेस 101% है।
देखिएगा कैसे कि जब सर आपका नाइट्रोजन कंटेंट यानी कि नाइट्रोजन कंटेंट N2 वाटर के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो आपको क्या बनाता है, एक अमोनिया बनाता है, दैट इज NH3। ठीक है, इस अमोनिया को हम क्या बोलेंगे, फ्री अमोनिया। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये इनिशियली स्टेज में किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। क्या करता सर, इट इज नॉट रिएक्ट इन इनिशियली स्टेज, इनिशियली स्टेज में ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, तो इसी को बोलते हैं सर हम फ्री अमोनिया। क्या बोलते हैं इसको हम, फ्री अमोनिया। बट जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाता है, ये क्या करता है, आपका ऑर्गेनिक मैटर के साथ डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे टाइम बीतता गया है, इनिशियल स्टेज में तो ये आपका कोई रिएक्ट नहीं करेगा, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बट जो आपके पानी में जो ऑर्गेनिक मैटर है, समय के साथ साथ वो क्या करेगा, इसमें चेंजिंग आना शुरू हो जाएंगे। तो ऑर्गेनिक मैटर के प्रेजेंट होने से, ऑर्गेनिक मैटर आपके वाटर में प्रेजेंट है, तो ये क्या बनाएगा आपके पास, ये एक बॉन्ड बनाएगा। कैसा बॉन्ड बनाएगा, एक वीक बॉन्ड क्रिएट करेगा। कौन सा बॉन्ड, NH3 ऑर्गेनिक मैटर, ये बॉन्ड बनाएगा, NH3 ऑर्गेनिक मैटर का एक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो इसको मैं कुछ इस तरह से हाईलाइट कर देता हूं। ये अमोनिया बना आपके पास, और ये आपके पास NH3, जो इसको क्या बोलेंगे हम, एक आपके पास ये वीक बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड। ऑर्गेनिक मैटर के साथ कैसा बॉन्ड बनाता है, ये समय के साथ साथ एक वीक बॉन्ड बनाता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है आपका ऑर्गेनिक अमोनिया। इसी को हम बोलेंगे ऑर्गेनिक अमोनिया, ऑर्गेनिक अमोनिया। क्लियर है। अब ऑर्गेनिक अमोनिया तो बन गया, अब ऑर्गेनिक अमोनिया समय के साथ साथ फिर ये क्या करने की कोशिश करेगा, डिकम्पोज करने की कोशिश करेगा। क्या करने की कोशिश करता है, ये समय के साथ साथ ऑक्सीडाइज होने की कोशिश करता है। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, ऑक्सीडाइज होने की कोशिश करता है, और आपके पास क्या बनाता है, नाइट्राइट बनाता है। क्या बनाता है, नाइट्राइट बनाता है। और नाइट्रेट आपके पास कैसा होता है, हाईली अनस्टेबल होता है और रिएक्टिव इन नेचर का होता है। ठीक है, उसके बाद ये दोबारा से फिर समय के टाइम के साथ साथ और ऑक्सीडाइज होने की कोशिश करता है और बनाता है आपके पास नाइट्रेट। क्या बनाने की कोशिश करता है, नाइट्रेट बनाने की कोशिश करता है। नाइट्राइट मतलब NO2 नेगेटिव एंड दैट इज NO3 नेगेटिव। क्लियर है, दिस इज द नाइट्राइट एंड दिस इज द नाइट्रेट। ऑक्सीडाइज और करने की कोशिश करता है। यानी कि अगर आपको देखें तो आपका नाइट्रोजन कंटेंट किस तरह का साइकिल बनाता है कि इनिशियली स्टेज में वो फ्री अमोनिया बनाता है, समय के साथ साथ वो ऑर्गेनिक मैटर के साथ रिएक्ट करके एक वीक बॉन्ड बनाता है, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक अमोनिया। और ऑर्गेनिक अमोनिया टाइम के साथ ऑक्सीडाइज होने की कोशिश करता है तो बनाता है नाइट्राइट। नाइट्राइट और ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करता है, बनाता है नाइट्रेट्स। क्लियर है। अब बड़े ध्यान दीजिएगा, यानी कि अगर मैं लिखता हूं कि नाइट्रोजन कंटेंट की कितनी फॉर्म्स होती है, इट हैज 4 फॉर्म्स। नाइट्रोजन कंटेंट की यहीं पे लिख देता हूं मैं, इट हैज 4 फॉर्म्स। कितनी फॉर्म्स होती है, 4 फॉर्म्स होती है। तो यहां पे लिख देते हैं हम, पहली फॉर्म से है आपके पास फ्री अमोनिया, तो लिख देते हैं सर फ्री अमोनिया। ठीक है, दूसरी है आपके पास ऑर्गेनिक अमोनिया, ऑर्गेनिक अमोनिया। एंड तीसरी है आपके पास दैट इज नाइट्राइट, नाइट्राइट। और लास्ट है आपके पास दैट इज नाइट्रेट। यानी कि 4 स्टेजेस बनती है आपकी किसकी, नाइट्रोजन कंटेंट की। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना आपको कि जो आपका ऑर्गेनिक अमोनिया है, इसको अल्बुमिनाइड भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, अल्बुमिनाइड। इसको हम बोल सकते हैं, कौन नाम है इसका, अल्बुमिनाइड, एल्बुमिनाइड। ठीक है, एल्बुमिनाइड भाई स्पेलिंग देख लेना है आपने, ALBU, एल्बुमिनाइड, एल्बुमिनाइड, एल्बुमिनॉइड। ठीक है, एल्बुमिनॉइड, जिसका एक और नाम है एल्बुमिनॉइड।
क्लियर है। अब सर ये जो फ्री अमोनिया है जो आपका इनिशियल स्टेज में बना है, किसी के साथ नॉट रिएक्ट इन इनिशियल स्टेज, तो मैं लिखता हूं यहां पे नॉट रिएक्ट इन इनिशियल स्टेज, कि इनिशियल स्टेज में ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, तभी इसको बोला जाता है फ्री अमोनिया। बस समय के साथ साथ ये ऑर्गेनिक मैटर के साथ रिएक्ट कर जाता है तो बनाता है ऑर्गेनिक अमोनिया, और ऑर्गेनिक अमोनिया ऑक्सीडाइज होने की कोशिश करता है तो बनाता है नाइट्राइट, नाइट्राइट और ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करता है, बनाता है नाइट्रेट। क्लियर है। अब देखिएगा सर ये आपको क्या इंडिकेट करता है, फ्री अमोनिया क्या इंडिकेट करता है, ऑर्गेनिक अमोनिया इंडिकेट क्या करता है, नाइट्राइट क्या इंडिकेट करता है और नाइट्रेट क्या इंडिकेट करता है। क्वेश्चंस बनते हैं यहां पे। अगर मैं फ्री अमोनिया की बात करता हूं तो इट इंडिकेट द रिसेंट पॉल्यूशन ऑफ वाटर, तो मैं लिखता हूं इट इंडिकेट द रिसेंट पॉल्यूशन ऑफ वाटर, तो यहां पे लिख देते हैं फर्स्ट वाला, इट इंडिकेट the recent pollution of water, recent pollution of water, ये क्या इंडिकेट करता है आपके पास, रिसेंट पॉल्यूशन ऑफ वाटर को इंडिकेट करता है। अगर सर मैं ऑर्गेनिक अमोनिया की बात करता हूं तो ये क्या इंडिकेट करता है आपको, इट इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ डीकंपोजिशन, तो यहां पे भी लिख देता हूं इट इंडिकेट द start of decomposition, start of decomposition, ठीक है। उसके बाद सर हम बात करते हैं किसकी, नाइट्राइट की। सर नाइट्राइट क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट द पार्शियली डीकंपोज्ड, इट इंडिकेट द पार्शियली डीकंपोज्ड, पार्शियली डीकंपोज्ड, ठीक है। और उसके बाद नाइट्रेट, नाइट्रेट क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट द, सॉरी ऑक्सीडाइज लिख देते हैं, ठीक है, इट इंडिकेट द पार्शियली ऑक्सीडाइज, ठीक है, या डिकंपोज भी लिख सकते हो आप, कोई बात नहीं। इट इंडिकेट द पार्शियली डीकंपोज्ड, और ये हो गया आपके पास इट इंडिकेट द फुली डीकंपोज्ड, इट इंडिकेट द फुली डीकंपोज्ड, ठीक है। तो ये साइकिल्स है जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इस साइकिल को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है कि नाइट्रोजन कंटेंट आपका किस तरह से फॉर्म होता है। क्लियर है। आगे बात करते हैं हम इसकी मेजरमेंट की, ठीक है। तो मेजरमेंट में हम सभी की मेजरमेंट देखेंगे कि सर इसकी मेजरमेंट कैसे की जाए, फ्री अमोनिया की मेजरमेंट कैसे की जाए, ऑर्गेनिक अमोनिया की मेजरमेंट कैसे की जाए, और आपके पास नाइट्राइट की मेजरमेंट कैसे की जाए, और आपके पास इसकी कैसे की जाए, नाइट्रेट की। तो आइए देखते हैं यहां पे वन बाय वन। अगर हम मेजरमेंट में हम फ्री अमोनिया की मेजरमेंट करने जाएं तो इसकी मेजरमेंट की जाती है आपकी सिंपल बॉइलिंग से। इसकी मेजरमेंट कैसे की जाएगी, सिंपल बॉइलिंग से। तो हम यहां पे लिख लेते हैं दैट इज सिंपल बॉइलिंग से करेंगे सर, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, मान लीजिएगा आपके पास एक रॉ वाटर सैंपल है, दिस इज द रॉ वाटर सैंपल को आपने बॉयल किया, दिस इज द रॉ वाटर, ये रॉ वाटर लिया आपने, रॉ वाटर का सैंपल लिया। अब इसी रॉ वाटर के सैंपल को आपने क्या किया, हीट किया, यानी कि बॉयल किया। तो मैं लिख देता हूं यहां पे बॉइलिंग की, बॉइलिंग की है, ठीक है। बॉइलिंग करने के बाद आपको एक सैंपल्स मिला होगा, वही सैंपल्स यहां पे आया, ठीक है। यहां से आपका जो भी पानी था, वाटर आपका क्या रह गया, नीचे रह गया, और फ्री अमोनिया आपका दनदना कर ऊपर निकल गया होगा। ऑर्गेनिक अमोनिया आपके पास क्या हो गया होगा, रिसेंटली कुछ वेपराइज हो गया होगा,
दैट इज फ्री अमोनिया। क्लियर है? तो आपने सिंपल याद रखना कि फ्री अमोनिया को हम किससे करते हैं, सिंपल बॉइलिंग से रिमूव कर सकते हैं। क्लियर है? अब दूसरा, अब देखते हैं इसकी परमिसिबल लिमिट क्या रहती है। इसकी जो परमिसिबल लिमिट रहती है इंपॉर्टेंट है, परमिसिबल लिमिट शुड नॉट बी मोर देन 0.15 मिलीग्राम पर लीटर, किसकी 0.15 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मेजरमेंट काम का है सिंपल बॉइलिंग, परमिसिबल लिमिट काम की है शुड नॉट बी मोर देन 0.15 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? मेजरमेंट के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनिक अमोनिया की। ऑर्गेनिक अमोनिया में हम क्या यूज करेंगे, एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 यूज एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें क्या करेंगे हम मेजरमेंट के लिए, यूज्ड एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, that is KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ठीक है, हम क्या डालेंगे वहां पे, पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे। क्लियर है? अब मेजरमेंट देखते हैं इसकी। अब यहां पे देख लेते हैं इसकी हम मेजरमेंट, दैट इज मेजरमेंट। ये मेजरमेंट कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है यहां पे। ठीक है, मेजरमेंट में क्या रखना है आपको, ध्यान दीजिएगा। मेजरमेंट में आपने क्या किया, इससे पहले आपने सिंपल बॉइलिंग की, यहां पे भी कर सकते हैं आप सिंपल बॉइलिंग। तो आपने एक सैंपल लिया आपने रॉ वाटर सैंपल का, बड़े ध्यान दीजिएगा यहां से क्या बनता है, दिस इज द रॉ वाटर सैंपल, और रॉ वाटर सैंपल को आपने बॉयल किया। क्या किया, बॉइलिंग की। तो जब आपने बॉइलिंग किया रॉ वाटर सैंपल को, तो आपके पास जो भी फ्री अमोनिया था वो ऑक्सीडाइज हो गया, फ्री अमोनिया क्या हो गया, निकल गया। अब सर जब फ्री अमोनिया तो आपका निकल गया, तो आपने क्या डाला, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो आपका क्या ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आपका ऑर्गेनिक मैटर, आपका क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि स्टेजेस में कितना चलता है आपका ऑर्गेनिक अमोनिया का, आपका 3 स्टेजेस में, यानी जिसको हम एल्बुमिनाइड भी बोलते हैं। ठीक है, देखिएगा, दिस इज द रॉ वाटर, ये क्या है हमारे पास, रॉ वाटर है। रॉ वाटर को आपने सिंपल बॉइलिंग किया। जब सिंपल बॉइलिंग किया आपने, तो आपने देखा था सर आपका यहां पे क्या ऑक्सीडाइज हो गया था सर, आपका ऑर्गेनिक अमोनिया। तो यहां से आपका फ्री अमोनिया। अब आपने क्या किया, इसी फ्री अमोनिया वाले सैंपल में क्या डाला, इसी फ्री अमोनिया वाले सैंपल में, जिससे आपका फ्री अमोनिया क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, उसी सैंपल में आपने क्या ऐड कर दिया, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। तो जब आपने KMnO4 ऐड किया तो इससे क्या हुआ आपके पास कि जो भी आपका क्या था ऑर्गेनिक अमोनिया वो ऑक्सीडाइज हो गया। यहां पे क्या हो गया आपके पास, ऑर्गेनिक अमोनिया क्या हो गया आपके पास, ऑक्सीडाइज हो गया। क्लियर है? तो ये आपका स्टेज 1 में आपने इसका बॉइलिंग करना है। बॉइलिंग करने के बाद आपने स्टेज 2 में क्या करना है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करना है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने से आपका ऑर्गेनिक अमोनिया ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इससे आपका फ्री अमोनिया ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रिमूव हो जाएगा। बट सर क्या सर हम इनको एक साथ नहीं कर सकते, क्या बॉइलिंग और इसको एक साथ नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, रॉ वाटर का सैंपल वही लिया जो आपने उठाया, जो पहले जिसका आपको टेस्ट करना है, ये लिया आपने रॉ वाटर का सैंपल। ठीक है, अब रॉ वाटर के सैंपल में आपने एक साथ करना है, एक साथ क्या करना है, रॉ वाटर के सैंपल में आपने एक साथ करना है क्या क्या भाई, देखिएगा बॉइलिंग भी करनी है सर एक साथ, तो सर हमने बॉइलिंग भी कर दी है और दूसरा पोटेशियम परमैंगनेट भी डाल दिया है, KMnO4 भी ऐड कर दिया है। तो हमारे पास एक सैंपल बना। तो इस सैंपल से आपके पास क्या हुआ,
इससे आपके दोनों ही ऑक्सीडाइज हो गए। कौन कौन से? आपके पास यहां पे ये वाटर रहा आपका, तो यहां से आपका फ्री अमोनिया, आपका यहां से फ्री अमोनिया, और दूसरा आपका ऑर्गेनिक अमोनिया, सर फ्री अमोनिया और ऑर्गेनिक अमोनिया। यहां से आपका एक तो हमें फ्री अमोनिया हो गया, रिलीज हो गया, प्लस आपके पास ऑर्गेनिक अमोनिया रिलीज हो गया। ठीक है, अब बड़े ध्यान दीजिएगा, स्टूडेंट यहां पे डायरेक्ट रखते हैं कि सर ये कैसे हुआ। ये आपने रॉ वाटर का सैंपल लिया, दिस इज द रॉ वाटर। रॉ वाटर के सैंपल में आपने एक साथ बॉयल किया, और बॉयल भी करने पे उसमें आपने पोटाशियम परमैंगनेट भी ऐड कर दिया, तो आपके पास दोनों चीजें एक साथ रिलीज हो जाएगी, फ्री अमोनिया प्लस ऑर्गेनिक अमोनिया। और इसी फ्री अमोनिया प्लस ऑर्गेनिक अमोनिया को हम क्या बोलते हैं? कैज़ल नाइट्रोजन अमोनिया। तो यहां पे लिखेंगे हम फ्री अमोनिया प्लस फ्री अमोनिया प्लस ऑर्गेनिक अमोनिया, फ्री अमोनिया प्लस ऑर्गेनिक अमोनिया इज कॉल्ड, इसी को बोलते हैं हम कैज़ल नाइट्रोजन अमोनिया। कैज़ल नाइट्रोजन अमोनिया, कैज़ल नाइट्रोजन अमोनिया। ठीक है, और इसी को हम एक और नाम से भी पुकारते हैं, दैट इज कैज़ल अमोनिया। एक और नाम भी है कैज़ल अमोनिया। क्लियर है? तो इस तरह से आया है ये स्टूडेंट। हमें कई स्टूडेंट को पता नहीं होता है, कई लोगों को उस डायरेक्ट इसको पढ़ते हैं कि सर ये प्रोसेस कैसे हुआ था। ये प्रोसेस तब हुआ जब आपने बॉइलिंग भी एक साथ किया और पोटेशियम परमैंगनेट भी एक साथ डाला, तब आपके पास इस तरह का कैज़ल अमोनिया बनता है, या कैज़ल नाइट्रोजन अमोनिया बनता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट की। किसकी बात करते हैं भाई? एक्सेप्टेबल लिमिट की। तो अगर हम इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट की बात करते हैं, तो एक्सेप्टेबल लिमिट इसकी शुड नॉट बी मोर देन 0.3 मिलीग्राम, यानी कि आप 30 भी लिख सकते हैं, 30 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या इसको मैं पीपीएम कर देता हूं। क्लियर है? ठीक है, या 0.3 ही रखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, 0.30 भी हो सकता है भाई, है ये। तो दैट इज 0.3 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो आपके पास यहां पे ऑर्गेनिक अमोनिया का किस तरह से प्रोसेस किया जाता है वो भी आपको क्लियर हो गया है। इससे पहले आपने देखा यहां पे कि मेजरमेंट, फ्री अमोनिया की मेजरमेंट कैसे करते हैं, आपके पास इसकी कैसे करते हैं। अब आता है नेक्स्ट इज नाइट्राइट। अगर हम नाइट्राइट की बात करते हैं तो ये आपके पास मोस्ट अनस्टेबल एंड मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। तो हम लिख सकते हैं इट इज द, यहां पे लिखे अगर, इट इज द मोस्ट अनस्टेबल एंड रिएक्टिव फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन। ये क्या है सर? आपके पास मोस्ट अनस्टेबल एंड रिएक्टिव फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आपको यहां पे क्या याद रखना है कि ये क्या है? इट इज मोस्ट डेंजरस, इट इज मोस्ट डेंजरस व्हेन it is partially decomposed. It is partially decomposed. क्या होता है कि आपके पास मोस्ट डेंजरस है कब? जब ये पार्शियली डीकंपोज्ड होती है। क्लियर है? और नेक्स्ट 3, it is not harmful when it is fully
फुली डिकम्पोज्ड, ठीक है, इट इज फुली डिकम्पोज्ड। या आप डिकम्पोज लिखो या ऑक्सीडाइज भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। आपने लिख दिया है कि इट इज मोस्ट अनस्टेबल एंड रिएक्टिव फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन, इट इज मोस्ट डेंजरस व्हेन इट इज पार्शियली डिकम्पोज्ड। क्लियर है? इट इज नॉट हार्मफुल व्हेन इट इज फुली डिकम्पोज्ड। क्लियर है? ये तो हो गया आपके पास। डिकम्पोज लिखो या ऑक्सीडाइज भी लिख देता हूं मैं यहां पे, ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज। क्लियर है? ये पॉइंट्स आपको यहां पे काफी हेल्प करेंगे और यही एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके पास, ठीक है। अब सर इसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे हम, तो हम देखते हैं इसकी मेजरमेंट। इसकी मेजरमेंट की जाती है कलर मैच टेक्निक से। मेजरमेंट किस तरह से की जाती है सर? कलर मैचिंग टेक्निक से। कलर मैचिंग टेक्निक से, ठीक है। अब कैसे? आपने क्या लिया सर? एक रॉ वाटर का सैंपल लिया, ये रॉ वाटर का सैंपल लिया। अब रॉ वाटर सैंपल में आपने क्या किया? कलर इंड्यूसिंग सब्सटेंस ऐड किया। क्या ऐड किया सर? कलर इंड्यूसिंग सब्सटेंस को ऐड किया, ठीक है सर। हमने कलर इंड्यूसिंग सब्सटेंस को ऐड कर दिया। ये है आपके पास रॉ वाटर, ठीक है। ये है आपके पास कलर इंड्यूसिंग सब्सटेंस, कलर इंड्यूसिंग सब्सटेंस, ठीक है। अब जब आपने रॉ वाटर में अपना कलर इंड्यूसिंग सब्सटेंस ऐड किया तो इट इंपार्ट्स डिफरेंट कलर। तो ये क्या इंपार्ट करेगा? इट इंपार्ट्स, तो इंपार्ट्स करेगा आपके पास, इट इंपार्ट्स डिफरेंट कलर। और डिफरेंट कलर आपके पास कुछ भी हो सकते हैं। इट इंपार्ट्स डिफरेंट कलर, डिफरेंट कलर। और इन डिफरेंट कलर को आप मैच करेंगे एक स्टैंडर्ड, आपके पास कुछ नाइट्रेट का एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना होगा, उस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से आप ऐड करेंगे। वो आपका 10 mg का भी हो सकता है, 11 mg का भी हो सकता है, 20 mg, जितने भी mg का होगा उससे आप मैच कर लेंगे और उसमें आप नाइट्रेट की कंसंट्रेशन बता देंगे। डिफरेंट कलर होगा और इसको आप मैच करेंगे, किससे मैच करेंगे भाई? स्टैंडर्ड सैंपल ऑफ, स्टैंडर्ड सैंपल से। किससे मैच करेंगे? स्टैंडर्ड सैंपल से। स्टैंडर्ड सैंपल ऑफ वाटर से, स्टैंडर्ड सैंपल ऑफ वाटर जिसमें आपका पहले से ऑलरेडी वो नाइट्रेट के होंगे। तो ये चीज ध्यान रखना आपने सर। क्या है? रॉ वाटर में कलर इंड्यूसिंग सब्सटेंस ऐड किया। जब आपने सर कलर इंड्यूसिंग सब्सटेंस ऐड किया तो आपको डिफरेंट इंपार्ट्स कलर डालेगा, उसी डिफरेंट इंपार्ट्स कलर को आपको मैच करना पड़ेगा आपके किससे? स्टैंडर्ड सैंपल ऑफ वाटर से। जितना भी स्टैंडर्ड सैंपल ऑफ वाटर होगा वो 10 mg के नाइट्रेट हो गए, वहां पे 2 mg के नाइट्रेट, 3 mg का नाइट्रेट, तो उससे मैच करके आप अपने रॉ वाटर का बता सकते हैं कि इसमें आपका कितना नाइट्राइट है, सॉरी नॉट नाइट्रेट, नाइट्राइट है। क्लियर है? अब सर ये तो पूछा नहीं जाता आपसे, बेसिकली पूछा क्या जाता है अब ये भी बता दूंगा मैं, ठीक है। अभी देखिएगा, इसको पहले मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूंगा। सर आपने मैचिंग किया और मैच करने के बाद आपने इसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में ऐड कर दिया, ठीक है। इस तरह से आपके पास यहां पे बन गया है। अगर अब यहां पे काम का क्या है सर? कलर इंड्यूसिंग सब्सटेंस पूछा जाता है कि सर आप नाइट्रेट में कौन सा कलर इंड्यूसिंग सब्सटेंस ऐड करेंगे। तो यहां पे जो कलर इंड्यूसिंग सब्सटेंस जो ऐड किया जाता है उसको काफी बारी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। कलर सब्सटेंस को, कलर इंड्यूसिंग सब्सटेंस क्या होंगे यहां पे? सल्फोनिक एसिड हो गए और आपका नेफ्थामाइन। ये होगा आपके पास सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड प्लस नेफ्थामाइन, ठीक है। इसको आप एक साथ यहां पे ऐड करेंगे, यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है?
अब इसकी सर परमिसिबल लिमिट क्या रहती है, तो देखते हैं। कलर इंड्यूसिंग सब्सटेंस मैंने आपको इसीलिए बताया क्योंकि यही पूछा जाता है आपसे, दैट इज सल्फ्यूनिक एसिड प्लस नेफ्थामाइन। तो सर इसकी लिमिट क्या रहती है, इसकी परमिसिबल लिमिट रहती है 0। नाइट्राइट की परमिसिबल लिमिट ड्रिंकिंग वाटर में कितनी रहती है, 0। परमिसिबल लिमिट फॉर ड्रिंकिंग वाटर कितनी रहती है भाई, 0 रहती है। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा सा इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। क्लियर है, तो ये भी आपका हो गया है, नाइट्राइट भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब आता है आपका नेक्स्ट इज नाइट्रेट्स। अगर हम नाइट्रेट्स की बात करते हैं तो बिल्कुल जैसे हमने इससे पिछले किया था वैसे ही हम यहाँ पे नाइट्रेट भी करेंगे। ठीक है, जो नाइट्रेट होता है इट इज नॉट हार्मफुल फॉर एडल्ट, वयस्क के लिए ये हार्मफुल नहीं होता है, बट जितने भी आपके न्यूली बेबीज होते हैं, मतलब चाइल्ड्स होते हैं, बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, उनमें ये क्या करता है, आपका प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कब, जब ये एक्सेस में हो जाता है। तो यहां पे ये पॉइंट्स लिख सकते हो आप, इट इज नॉट हार्मफुल फॉर द एडल्ट। तो यहां पे लिख सकते हैं इट इज नॉट हार्मफुल फॉर द एडल्ट बट इट इज एक्सेस ऑफ नाइट्रेट, बट अगर ये एक्सेस में हुआ आपका नाइट्रेट, इट कॉज ब्लू बेबी डिसीज, इट कॉज ब्लू बेबी डिसीज इन चाइल्ड। ठीक है, क्लियर है। इस ब्लू बेबी डिसीज को हम एक और नाम से भी जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज, ब्लू बेबी डिसीज का एक और नेम है आपके पास मिथिमोग्लोबिनेमा। ठीक है, दैट इज मिथिमोग्लोबिनिमिया। ठीक है, मिथिमोग्लोबिनिमिया भी इसका एक नेम है। तो पूछा जाता है आपके पास कि इट इज नॉट हार्मफुल फॉर एडल्ट, एडल्ट में ये हार्मफुल नहीं होता है, बट इट एक्सेस ऑफ नाइट्रेट, तो इट कॉज ब्लू बेबी डिसीज इन चाइल्ड। ठीक है, और इसका एक और नाम है मिथिमोग्लोबिनिमिया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ज्यादा इसमें कुछ पढ़ना भी नहीं है आपको नाइट्रेट में। अब आती है सर इसकी मेजरमेंट। हाँ, मेजरमेंट इसकी काम की है। अब बात कर लेते हैं हम किसकी सर, मेजरमेंट की। मेजरमेंट में देखते हैं, मेजरमेंट में आपने जैसे हमने पीछे किया था बिल्कुल ही, कि आपने रॉ वाटर का सैंपल लिया और रॉ वाटर के सैंपल में आपने ऐड किया कलर इंड्यूसिंग सब्सटेंस। क्या ऐड किया, कलर इंड्यूसिंग सब्सटेंस। तो यहां पे लिख देते हैं हम सर कि सर हमने क्या किया, रॉ वाटर में आपका क्या ऐड किया, रॉ वाटर में आपने ऐड किया कलर इंड्यूसिंग सब्सटेंस, कलर इंड्यूसिंग सब्सटेंसेस ऐड किया आपने। ठीक है, और आपको यहां पे क्या हुआ, टू इम्पार्ट्स, तो आपको टू इम्पार्ट्स डिफरेंट कलर, तो आपको यहां पे क्या मिले, डिफरेंट कलर्स इम्पार्ट्स हुए होंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ कलर्स इम्पार्ट्स हुए होंगे और उन कलर को, डिफरेंट कलर्स को इम्पार्ट किया आपने, उसको क्या करोगे आप, मैच कर दोगे। क्या करेंगे सर, मैच करेंगे किसके साथ, स्टैंडर्ड वाटर सॉल्यूशन के साथ। कौन सा स्टैंडर्ड वाटर सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड वाटर सॉल्यूशन आपका ओ जो आपका नाइट्रेट्स का होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड वाटर सॉल्यूशन वाटर सैंपल के साथ। क्लियर है, तो ये भी आपका बन गया है। क्लियर है। अब सर यहां पे पूछा क्या जाता है, मेजरमेंट कैसे की जाती है इसकी, कलर मैचिंग टेक्निक से। तो यहां पे लिख देते हैं कलर मैचिंग टेक्निक। ठीक है,
अब देखिएगा सर क्वेश्चन ये काम का है सर, यहाँ पे कलर सब्सटेंस क्या रहते हैं। जैसे हमने वहां पे देखा था आपका कौन सा कलर सब्सटेंस था, आपका फिनोलिक था, सल्फ्योनिक एसिड था, प्लस आपके पास वहां पे हमने क्या ऐड किया था भाई यहां तो देखो ना यार, यहां पे हमने ऐड किया था आपका पर सल्फ्योनिक एसिड प्लस नेफ्थामाइन एक साथ ऐड किया था। और यहां पे हम क्या ऐड करेंगे, यहां पे आपका ऐड किया जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फोनिक एसिड ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ऐड करेंगे फिनॉल डाइसल्फाइड, फिनॉल डाइसल्फाइड, फिनॉल डाइसल्फाइड प्लस फिनॉल डाइसल्फाइड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH। ठीक है, तो यही आपसे पूछा जाएगा, ज्यादा आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, यहां पे कौन सा रहेगा कलर सब्सटेंस, फिनॉल डाइसल्फाइड और KOH रहेगा, और यहां पे कौन सा रहेगा सल्फोनिक एसिड प्लस नेफ्थामाइन रहेगा। तो इस तरह से आपकी ये मेजरमेंट रही है। ठीक है, आपका लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा, तो अगले जो बचे हैं आपके उनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या स्टडी कर लिया है आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहां पे देखा कि क्या सर क्लोराइड के कंटेंट्स क्या होते हैं, इसके सोर्स क्या होते हैं, इसके इंपैक्ट क्या है, सर इसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं। उसके बाद हमने इसके मोर्स के मेथड्स के बारे में स्टडी किया। उसके बाद फॉस्फेट कंटेंट के बारे में देखा, सल्फेट के कंटेंट के बारे में हमने यहां पे देखा, नाइट्रोजन कंटेंट के बारे में देखा जो अक्सर आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। क्लियर है, उसकी मेजरमेंट देखी कि सर फ्री अमोनिया की मेजरमेंट कैसे करते हैं, ऑर्गेनिक अमोनिया की मेजरमेंट कैसे करते हैं, और उसके बाद नाइट्राइट देखा, और उसके बाद हमने नाइट्रेट देखा। क्लियर है, तो इस तरह से आपके यहाँ पे 4 से 5 केमिकल प्रेजेंस ऑफ अदर कंपाउंड की वजह से जो केमिकल पैरामीटर्स थे वो हमने यहाँ पे कवर किए। आगे के जो पैरामीटर्स है वो हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करें।